जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनका पेपर सेट लगा रहे हैं। 11 सेट हो चुके हैं, आज का रहेगा 12वां सेट। आइए देखते हैं हम आज के सेट का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब ये हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, मतलब दो आपको कथन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही कथन है और कौन सा गलत है। कैसे सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? जैसे अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो ऊपर की संख्याओं में से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 की घात 100 लिख सकते हैं। इनका HCF ले लेंगे और ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 की घात 100। ये कितना हो जाएगा? 2 की घात, ये 4 मतलब 16 की घात 100, और ये हो जाएगा 27 की घात 100। अब देखो, अगर घात सेम है और आधार बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी। 27 16 से बड़ी है, मतलब इधर की बड़ी होगी, जबकि ग्रेटर देन का चिन्ह इधर लगा है, तो पहला कथन तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब वैसे हम चेक करते हैं ये दूसरा वाला, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4 की घात 100, और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3 की घात 100। तो 3 की घात 4 का मतलब हो जाए कितना? 81 की घात 100, और ये ग्रेटर देन 64 की घात 100। तो अब यहाँ पे 81 64 से बड़ा है, घात सेम है, तो यही इससे बड़ा होगा। मतलब ये जो सेकंड कथन है यही सही है। अब इसमें देखते हैं हम ऑप्शन क्या दिया, जो ओनली सेकंड कंक्लूजन जो है, जो सेकंड कथन है, दूसरा कथन है, वही हमारा सही है। मतलब ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है? तो अगर हम प्रथम 30 संख्याओं का योग देखें तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 बट सम संख्या कितनी है? 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31। यहाँ पे गुना कर देंगे, 0 एज इट इज, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है। ये सम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है। n मतलब क्या होता है? संख्याओं की संख्या। सम संख्या कितनी है? टोटल 30, तो उसकी जगह पे रख दिया हमने मान और इसका आंसर निकाल दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? 1.01 का हमें वर्ग करना है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान मत दो। 101 का अगर वर्ग करते हैं हम तो 102, और 1 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा? 1। तो इसका अगर हम स्क्वायर मतलब इसका गुना इसी में करें तो ये आएगा, परंतु यहाँ पे 2 संख्या के इधर पॉइंट था तो हम 4 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, तो 2 ये छोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे कितना? 1 ही आएगा। 2 संख्या के इधर पॉइंट था, वर्ग कर रहे हैं, 4 संख्या के इधर पॉइंट आएगा, तो 3 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव जाएगा। इन सबको अब हम कर लेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा? 1.0201, और ये इसमें प्लस करेंगे 0.0001, तो ये हो जाएगा 2020.1। ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट ही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। अस्सी से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भी और 5 से भी विभाजित हो? तो 7 से भी और 5 से भी विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? जो इनका एलसीएम होगा। 7 और 5 का एलसीएम ले हम तो क्या आएगा? 35। मतलब 35 7 से भी विभाजित होता है तो 5 से भी विभाजित होता है। अब 35 से विभाजित होने वाली संख्याएं इन सभी से विभाजित होगी, 7 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो 80 और 120 के बीच में अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 35 दून 70 और 35 तिया 105, तो एक तो 105 आएगा जो 35 से विभाजित होगा, और इसके बाद तो कितना हो जाएगा? 140, 35 चुक तो, परंतु अब यहाँ पे हमें 80 और 120 के बीच में देखना था, तो ऐसी संख्या बस एक मिल रही है हमें 105, जो 7 से भी विभाजित होगी
और 5 से भी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? हमसे वही पूछा था कितनी संख्या है ऐसी, तो 1 आएगी और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। a प्लस बी बराबर क्या दिया है? 10 और a इंटू बी बराबर क्या दिया है? 5। तो हमें a का वर्ग प्लस b का वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, इसका हम होल वर्ग कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इधर 100 आ जाएगा। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a इंटू बी बराबर कितना है? 100। यहाँ पे a इंटू बी की जगह पे 5 रख देंगे, कितना हो जाएगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यहाँ 5 दून 10। इसका मान कितना दिया था हमें? a इंटू बी 5। तो अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 10। ये 10 होगा, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा? 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 90, क्योंकि ये जो 10 हुआ है ये 10 उधर 100 में से जाके माइनस होगा, है ना। पूरा सोल्व कर देते हैं। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10, तो क्या आएगा आंसर? 90। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी की आई बी की आई से 30% अधिक है, ठीक है। सी और बी का अगर हम रेशियो निकालें तो बी की अगर 100 माने तो इसकी सी की आई बी की आई से कितनी? उल्टे ऐसे ही लिख लेते हैं हम। बी और सी का रेशियो क्या बोला गया है? जो सी की आई है बी की आई से 30% अधिक है। अगर बी की 100 है तो सी की 130 होगी। 30% अधिक का मतलब ये होगा रेशियो कितना हो जाएगा? 10:13 हो जाएगा इनका। और बी की आई ए की आई से कितना अधिक है? बी की आई जो है ए की आई से 30% अधिक है। तो अगर ए की हम 100 माने तो बी की कितनी होगी? 130। यहाँ पे रेशियो बन जाएगा 10:13 इनका भी। तो सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 10 और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 13। तो इसको हम अगर सेम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 13 का गुना यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करें, यहाँ पे भी 13 का होगा। अब देखो यहाँ पे ये 130 हो गया, यहाँ पे बी को 130 बनाने के लिए फिर यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 10 का, तो यहाँ भी 10 का गुना करेंगे हम, तो इनका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। देखो अब ए बी सी का रेशियो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी का मान सेम हो गया जो कॉमन है ये, तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 का गुना करेंगे 100 और बी का कितना हो जाएगा? 130 और सी की बात करें तो 13 × 13 कितना हो जाएगा? 169। अब हमसे पूछा क्या है इसमें? हमसे पूछा गया है सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी की आई देखो यहाँ से ए से कितना अधिक है? 69 अधिक है। ये 100 है तो 69/100 इंटू में क्या करेंगे? 100। तो परसेंटेज में भी कितना आ जाएगा? 69%, मतलब 69% अधिक है किसकी? सी की आई ए की आई से, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? x अनुपात y बराबर दिया है 4:3 और y अनुपात z बराबर हमें दिया है कितना? 7:9। अब जब भी हमें ऐसे दे तो या तो अभी मैंने बताया था एक तरीका रेशियो बैलेंस करने का, या फिर x y z, ये ध्यान रखना ये कॉमन ऐसे यहीं पे सेम ऐसे होना चाहिए। तो अब अगर हम x y z निकाले तो इसका गुना यहाँ पे करेंगे 7×28, इसका यहाँ पे करेंगे 21 और इसका यहाँ पे करेंगे 9×27। अब अगर कटे तो काटेंगे, वैसे कटेगा नहीं है। हमसे किसका अनुपात पूछा था? x और z का। तो x का मान तो कितना आया? 28 और z का मान कितना आया? 27। अब ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 28:27, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। यही इसका करेक्ट आंसर है। और वैसे भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो इसका गुना कर लेंगे और इसका गुना कर लेंगे, वो ही उनका अनुपात होगा। इसे ही मिश्रानुपाती भी कहते हैं।
क्या दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी संख्या है टोटल, 50, उनका औसत 18 है, तो 18 का गुना कर देंगे, 18 5 90, मतलब 900 उनका योग हो जाएगा। तीन संख्या 18, 32 और 65 को गलती से, देखो क्या क्या है, 18 प्लस 32 और प्लस 65, इन सबको अगर जोड़ें तो 32 18 कितना होगा, 50, 50 में अगर हम 65 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 115, इन सबका योग हो रहा है 115। इनको गलती से क्या लिख दिया गया है, 25 29 56 ले लिया गया है, गलती से क्या ले लिया गया है, 25 प्लस 29 प्लस 56 ले लिया गया है। इनको जोड़े तो योग कितना आ रहा है, अब यहां पे एक दे देंगे, कितना हो जाएगा 30, और ये 55 और 25 को अगर हम जोड़ दें तो 55 25 कितना 80, 80 में फिर 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110, तो इनका योग आ रहा है 110। तो हो मतलब इन तीनों को लेना था जिनका योग आ रहा है 115, परंतु ले लिया गया है 110 गलती से। तो कितना कम लिया गया है, 5 कम लिया गया है। तो औसत क्या होगा, सही औसत, तो हमें ये 5 जो 5 कम लिया गया है उसको यहां पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो 5 ज्यादा होगा, ये 115 लेना था पर 110 जोड़ा है इसमें, इन तीन संख्याओं का योग, तो 5 और इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये 905। इसको डिवाइड करेंगे, टोटल संख्या कितनी है 50 से, 50 इसको 5 से काटते हैं पहले, 5 धाम 50 और ये घटेगा 5 एकम 5, 4 बचेंगे 5 40 और 5 एकम 5, और एक संख्या के अंदर पॉइंट आ जाएगा 18.1 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपए उधार लिए हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष के पश्चात चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी। देखो प्रिंसिपल कितना 8,000 रुपए उसने उधार लिया है, और रेट क्या है 10% प्रति वर्ष है, परंतु क्या बोला है 1.5 वर्ष टाइम दिया है, और हमें अर्धवार्षिक रूप से गणना करने का बोला है। तो ये जो रेट है 10%, ये 12 माही है, इसे हमें बनानी है 6 माही अर्धवार्षिक, तो वो हो जाएगी 5%, और जो समय होगा वो 1.5 वर्ष से कितना हो जाएगा 3 वर्ष। एक्चुअल में 3 वर्ष नहीं होगा, वो 3 पेयर, क्योंकि 1.5 वर्ष में 6 माह के 3 पेयर बनेंगे। तो जैसे हम 3 वर्ष का सीआई का सवाल सोल्व करते हैं वैसे सीआई निकालेंगे। अब इसका पहले पेयर में 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10% 800, तो 5% 400। फिर दूसरे पेयर जो होगा 6 महीने का, उसमें 400 इस पे तो लगना ही है, परंतु इस पे भी लगेगा कितना 10% 40, तो 5% कितना होगा 20। अब तीसरे वर्ष इस पे तो तीसरा जो पेयर है उसमें इस पे तो लगना ही है 400। ये जो ब्याज मिला इस पे भी लगेगा, इस पे कितना 20, इस पे 20, 5% निकालेंगे तो, और इसका 5% 1। अब टोटल सीआई ये हो गया, इनको जोड़ देंगे हम 1261 हो गया। अगर सीआई पूछते तो 1261 हमारा आंसर हो जाता, पर हमसे पूछा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना था 8,000, और इसमें प्लस कर देंगे 1261, तो ये हो जाएगा 9,600, कितना हो जाएगा 1261, इसमें प्लस कर देंगे तो 9,261, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। अमाउंट कितना हो जाएगा 9,261 रुपए। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था सीआई का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है, CPSP, इसका डायरेक्ट तरीका बताया था, रुपए ऊपर रखना है। 13 रुपए में कितनी 14 वस्तु है, और 14 रुपए में है ना CSP जो बेची गई सेलिंग प्राइस। यहाँ पे अब रुपए को ऊपर रखना है, बटे में जो सेबों की संख्या जो क्वांटिटी है मात्रा उसको बटे में रखना है। कितने 14 रुपए में 13 सेब। अब इसका गुना इधर करेंगे 169 होगा, इसका गुना इधर करेंगे 196 होगा। तो CP तो 169 है और SP कितना हो गया 196, 196।
तो कितने का फायदा हुआ यहाँ से? प्रॉफिट देखते हैं, 196 में से 169 को हम घटाते हैं, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 7, और 1 इधर दे दिया था तो 8 में से 6 गए, कितने बचे? 2, 27, और ये 0, तो 27 तो ऊपर आएगा, बटे में क्या रखेंगे हम? 169, इनटू में क्या करेंगे? 100। तो इसका आंसर अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 2700 को भाग देना है हमें किससे? 169 से। ये कटेगा कितनी बार में? एक बार जाएगा यहाँ पे, इसमें 270 में भाग दे तो 169 से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इधर कितना? 6 में से 6 गए 0, और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे? 2 में से 1 गए 1, 101, ऊपर से उतारेंगे फिर 0। अब 1001 को अगर इससे भाग दें हम तो 169 से लगभग कितनी बार? 3, 4, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 4 बार तो कितना हो जाएगा? 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 छंग 24, 3 27 का 7, फिर हासिल 2, तो 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा? अब ये 676। 5 का देखते हैं, 5 का जा सकता है इसमें, क्या आएगा? 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, फिर 5 छक 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, हाँ ये चला जाएगा। तो 15 दशमलव में कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ये सेकंड ही दिख रहा है ना, इसको और ले जाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, 15.97% का लाभ होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। पंकज एक घड़ी को 900 रुपए में खरीदता है तथा उसका अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के पश्चात भी उसे 40% का लाभ होता है। कितने में खरीदा है उसने? 900 रुपए में, तथा उसका अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के बाद भी कितने का? 40% का लाभ कमाता है। 40% का डिस्काउंट देता है। अगर हम CP 100 मान लें तो इस पे 40% का डिस्काउंट देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है इस पे, मतलब 140। 40% क्या होगा इसका? अगर CP 100 है CP कितना दिया है यहाँ पे? वैसे CP दिया गया आपको 900 रुपए। अब वो 40% का लाभ कमाता है तो इसको फ्रैक्शन में बदल दो आप। 40% का फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5, मतलब उसने 5 रुपए की वस्तु को 7 में बेचा है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है और ये इसका CP है। अब फिर वो 30% की छूट देने के पश्चात, मतलब छूट कितने की देता है? 30% की। 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे हम तो क्या? 3/10 बनेगा। तो यहाँ पे 10 रुपए की वस्तु पे 3 की छूट दे दी, मतलब 7 रुपए में बेचा उसने। ये क्या है? MRP, ये अंकित मूल्य है उस पे, और ये SP है, और यहाँ पे ये CP है और ये क्या है? SP है। अब हमें CP दिया 900, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5 की 900। कितना गुना है ये? 5 से अगर भाग दे, 5 एकम 5, 4 बचे 5 40, 180। तो 180 का गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 7 56 का 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5, ये हो जाएगा 1260 रुपए, मतलब उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे अगर हम 1260 रख दें तो ये देख लेंगे कितना गुना है इसका। 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, फिर यहाँ बच गए कितने? 5, 7 56, 180 गुना, तो इसमें 180 का गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1800, मतलब इसका CP कितना आ जाएगा?
सॉरी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1800 रुपए। तो ये तो बेसिक तरीके से कॉन्सेप्चुअली करवाया, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा, देखो जैसे 900 रुपए जो सीपी दिया वो तो यहां पे रखेंगे हम, लाभ कितने का होता है 140 का, वो ऊपर रखेंगे, और छूट मतलब 40% की, तो 140 हो जाएगा, और छूट कितने की, ये है कितने परसेंट की 30% की, तो 30 हटा देंगे 100 में से 70 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, तो 9 दूनी 1800। ऐसे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, है ना। क्या करना है, जब सीपी दे और हमें अंकित मूल्य निकालना है, एमपी निकालना है, तो क्या करेंगे, जो सीपी दिया उसको रख देंगे, और यहाँ पे जो वो लाभ चाहता है उसको ऊपर रखेंगे। जैसे 40% का लाभ तो 140 हो जाएगा उसका एसपी, और कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा था 30% का, तो 100 में से हटा देंगे उसको, कितना हो जाएगा 70। अब इसको सोल्व कर देंगे तो वही 1800 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है विकर्ण का वर्ग बटे में 2, इससे क्षेत्रफल निकाला जा सकता है वर्ग का। तो 7 का वर्ग 49 को 2 से भाग दे देंगे 24.5, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, उसकी एक्स मान ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 320 मीटर, लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में 30 सेकंड में, तो ये इसकी क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी चाल आ जाएगी। वैसे ही फिर क्या, वो ही रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में 25 सेकंड में, तो यहाँ से भी उसकी स्पीड आ जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 1 से कम आना जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। क्या हो जाएगा ये, वैसे 5 छक 30, 5 आम 25, इसका गुना इधर करेंगे तो 5x प्लस ये 0, 5 दून 10 की 0, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, और इसका गुना इधर करेंगे 6x, ये हो जाएगा कितना 0, 6 3 18 का 8, हासिल 1, और फिर 6 दून 12 और 1 13। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका 6x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस होगा, तो 1380 माइनस 1600, इसमें से घटा देंगे 0, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 1 इधर दे दिया 6, 5 में से 3 जाएंगे, फिर कितने बचेंगे 2, 1 में से 1 गया 0, माइनस का बचेगा, इधर माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, जो कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 220 मीटर लंबी, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, राहुल की आयु 50 वर्ष है तथा मोहित की आयु 70 वर्ष है। मतलब राहुल की जो आयु है 50 वर्ष है और मोहित कितना का है 70 वर्ष, ठीक है, मोहित है 70 वर्ष का। अब क्या बोला गया है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो अगर इसको हम डायरेक्ट, जैसे अगर हम 30 घटाते हैं इसमें से तो ये बचेगा 20, और यहाँ से 30 घटाते हैं तो बचेगा 40, तो अनुपात 1:2 था। तो 30 घटाने पर हो रहा मतलब 30 वर्ष पूर्व। तो एक तरीका तो ये होगा डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या, हमें नहीं पता कितने वर्ष पूर्व था, तो हम इसको मान लेंगे 1 से वर्ष पूर्व, 50 में से 1 से घटाएंगे, यहाँ 70 में से 1 से घटाएंगे, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। इसका गुना इधर करेंगे 100 माइनस 2x, इसका इधर करेंगे 70 माइनस x, x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और इधर 70 है 100 इधर जाके माइनस का होगा, तो इधर माइनस x बराबर माइनस का 30, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 30। मतलब 30 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था 1:2 था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या दिया गया है हमें, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। जो अनुज की क्षमता है विनोद की क्षमता का 150% है, ठीक है। अगर विनोद की क्षमता हम 100 मान लें तो इसका 150% कितना 150 ही होगा, क्योंकि जो अनुज की क्षमता है विनोद की क्षमता का 150% है। यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5 3 15, 5 दून 10, 3:2।
अनुज एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, मतलब ये 10 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। एक दिन में 3 काम करता है, 10 दिन में पूरा काम कर देगा, तो टोटल कार्य हो जाएगा यहाँ पे कितना, 30। एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम हो जाएगा, टोटल वर्क होगा। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, तो 5 से भाग दे देंगे टोटल वर्क को, तो वो दिन आ जाएंगे। 6 दिन में वो दोनों मिलकर पूरा काम कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आपको मतलब डेली वीडियो देखने हैं ये, और आपके जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। हम इस 1 महीने के अंदर ही पूरे सेट जो अभी तक दिल्ली पुलिस के पेपर हुए हैं जितने भी, उन सभी के प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर सेट है इस चैनल पर कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद इसके इन्हीं सेट से जो मतलब इन सब का एनालाइज करने के बाद ही कैसे क्वेश्चन बने हैं और नए पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उस पर आधारित हम आपके लिए टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी मैथ्स और रीजनिंग बाकी सब्जेक्ट भी बेहतर करें। जीके की भी क्लास डल रही है डेली, उनको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।